झनक का रौद्र रूप। दादी को दिया करारा जवाब। मेरी माँ मजबूर थी, कमजोर नहीं। मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज हम बात करने वाले हैं शो झनक के उस धमाकेदार मोड़ की जिसने बोस हाउस की नींव हिलाकर रख दी है। आज के एपिसोड की शुरुआत ही इतनी विस्फोटक हुई है कि दर्शकों की सांसें थम गई हैं। अदिति ने कोर्ट के बाहर और घर के अंदर अपनी जिद का ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया है जिसने ऋषि और झनक की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की है। अदिति ने साफ लफ्जों में तलाक देने से मना कर दिया है, लेकिन असली ड्रामा तलाक के कागजों पर नहीं बल्कि बोस हाउस के हॉल में शुरू हुआ है, जहां एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार अंजाम वो नहीं हुआ जो अर्शी और दादी ने सोचा था। माहौल पूरी तरह से गर्म है। अदिति के तलाक से इनकार करने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का सारा गुस्सा ऋषि पर फूटने के बजाय बेचारी झनक पर फूट पड़ा है। बोस परिवार की पुरानी आदत है कि जब भी घर का बेटा कोई फैसला ले तो उसकी सजा घर की बहू या उस लड़की को दी जाती है जिसे वो पसंद नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अनिरुद्ध के फैसलों की सजा झनक की मां यानी नूतन को मिलती थी, आज वही सजा उसकी बेटी झनक को देने की कोशिश की गई। दादी और ऋषि की मां ने मिलकर झनक को घेर लिया। उनका मकसद साफ था, झनक को इतना जलील करना, इतना तोड़ देना कि वो खुद ब खुद ऋषि की जिंदगी और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाए। दादी का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने झनक को देखते ही अपनी जुबान से अंगारे उगलना शुरू कर दिया। उनके लिए झनक आज भी वही आउटसाइडर है, वही नाजायज खून है जो उनकी नज़रों में उनके खानदान की इज्जत पर दाग है। दादी ने आव देखा न ताव सीधे जनक के चरित्र पर उंगली उठानी शुरू कर दी। उन्होंने भरी महफिल में, जहां अनिरुद्ध और अर्शी भी मौजूद थे, झनक को ताना मारा कि जैसी माँ थी वैसी ही बेटी है। ये लाइन किसी भी बेटी के दिल को छलनी करने के लिए काफ़ी थी। दादी ने कहा कि खून का असर कभी नहीं जाता। जो औरत सारी जिंदगी बिना शादी के अनिरुद्ध के पीछे पड़ी रही, आज उसकी बेटी ऋषि का घर तोड़ने आई है। ऋषि की मां ने भी दादी के सुर में सुर मिलाते हुए झनक को घर तोड़ने वाली और बेशरम तक कह डाला। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर ये पुरानी झनक होती तो शायद वो रोती, गिड़गिड़ाती या अपनी सफाई देने की कोशिश करती, मगर ये नई झनक है। ये आज के ज़माने की निडर लड़की है जो प्यार करना जानती है तो अपने सम्मान के लिए लड़ना भी जानती है। जैसे ही दादी ने उसकी माँ यानी पुरानी झनक के संघर्ष को मजबूरी के बजाय बदचलनी का नाम दिया, झनक का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। वो वहां से भागी नहीं, उसने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि दादी की आंखों में आंखें डालकर ऐसा जवाब दिया कि पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसर गया। झनक का वो रौद्र रूप देखकर अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। झनक ने चिल्लाकर नहीं बल्कि एक भारी और दमदार आवाज में कहा कि उसकी मां के बारे में एक भी गलत शब्द वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने दादी को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि जिसे वो गंदगी कह रही हैं, वो असल में इस परिवार के खोखले उसूलों की मारी हुई एक मजबूर औरत थी। झनक ने साफ शब्दों में कहा, मेरी मां मजबूर थी दादी, कमजोर नहीं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने अनिरुद्ध बोस से प्यार किया था, लेकिन कभी उनका घर तोड़ने की साजिश नहीं रची, जो आज आपकी लाडली पोती अदिति कर रही है। झनक के इस पलटवार की उम्मीद किसी को नहीं थी। अर्शी जो अब तक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। झनक ने वहां खड़े हर शख्स को यह एहसास दिला दिया कि वो अपनी मां की तरह चुपचाप अपमान का घूंट पीकर जाने वालों में से नहीं है। उसने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए दादी से सवाल किया कि आखिर गलती किसकी थी, क्या सिर्फ एक औरत की या उस मर्द की जो 2 नावों में सवार था। झनक का ये सवाल सीधा अनिरुद्ध के दिल पर जाकर लगा। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकती हो। दादी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि कल की आई ये लड़की, जिसे वो नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, आज उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। तभी दादी ने अपना आपा खोते हुए झनक को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हारे जैसी लड़की की परछाएं भी मेरे घर को अपवित्र कर रही है। ऋषि की मां ने तो झनक का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचना भी शुरू कर दिया। झनक अपनी जगह पर अड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं बल्कि गुस्से के थे। वो खुद जाने को तैयार थी, लेकिन धक्के मारकर निकाले जाना उसे मंजूर नहीं था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लगा अब झनक को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जाएगी। अदिति के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। उसे लगा कि उसका रास्ता साफ हो रहा है। ठीक इसी वक्त जब माहौल पूरी तरह से झनक के खिलाफ था और उसे धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था, घर के मुख्य दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि एसपी ऋषि की थी। वर्दी में मौजूद ऋषि की एंट्री ने पूरे सीन का जज्बात ही बदल दिया। उसने जैसे ही अपनी मां और दादी को झनक के साथ बदसलूकी करते देखा, उसका पुलिस वाला रौब और एक प्रेमी का गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आ गए।
ऋषि ने दरवाजे से ही इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि सबकी हरकतें वहीं की वहीं थम गईं। उसकी आवाज़ में वो दर्द और गुस्सा था जो ये बता रहा था कि आज वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। ऋषि की एंट्री होते ही दादी और उसकी मां का हाथ झनक के हाथ से छूट गया। ऋषि आंधी की तरह अंदर आया और उसने सबसे पहले झनक को अपने पीछे खड़ा किया, बिल्कुल एक ढाल की तरह। ये दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ऋषि ने बिना एक शब्द कहे ये साबित कर दिया कि उसका परिवार चाहे जो भी कहे, उसकी वफादारी और उसका दिल किसके साथ है। उसने अपनी दादी की आंखों में देखते हुए जो खामोशी तोड़ी, वो आने वाले कई एपिसोड्स की कहानी लिखने वाली है। ऋषि ने वहां खड़े होकर सिर्फ झनक को नहीं बचाया, बल्कि उस पुरानी झनक के सम्मान को भी बचाया जिसे ये परिवार सालों से रौंदता आ रहा था। ऋषि के उस खतरनाक तेवर को देखकर ड्राइंग रूम में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। उसने आते ही सबसे पहले अपनी दादी की तरफ उंगली उठाई, जो अब तक झनक पर चीख रही थी। ऋषि की आवाज़ में वो नरमी नहीं थी जो अक्सर एक पोते की आवाज़ में होती है, बल्कि एक सख्त पुलिस अफसर की कड़वाहट थी। उसने बेहद सपाट लेकिन कड़े शब्दों में कहा कि बस बहुत हो गया। आज के बाद इस घर की किसी भी दीवार ने, किसी भी इंसान ने अगर झनक की मां के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आप लोगों से क्या रिश्ता है। ऋषि का ये वाक्य किसी बम धमाके से कम नहीं था। अर्शी और अदिति, जो ये सोच रही थी कि ऋषि शायद समाज और परिवार के दबाव में आकर चुप रह जाएगा, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ऋषि ने वहां खड़े होकर सिर्फ झनक का बचाव नहीं किया, बल्कि उसने बोस परिवार के उन पुराने काले पन्नों को भी खोलकर रख दिया जिसे सबने दबा दिया था। ऋषि ने दादी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि आखिर आप किस नैतिकता की बात कर रही हैं दादी? क्या वो संस्कार थे जब इस घर के बेटे अनिरुद्ध ने 2 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था? अगर झनक की मां गलत थी तो क्या आपके बेटे अनिरुद्ध दूध के धुले थे? ऋषि का ये सवाल सीधा अनिरुद्ध बोस के सीने पर जाकर लगा। अनिरुद्ध, जो अब तक अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति के डर से चुप खड़ा था, ऋषि की बातों से शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। ऋषि ने पूरे परिवार को आईना दिखाते हुए कहा कि जिसे आप लोग नाजायज कहकर दुत्कार रहे हैं, असल में वो इस परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे आप स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऋषि ने अपनी माँ और दादी को याद दिलाया कि झनक की माँ ने कभी खुद से अनिरुद्ध की जिंदगी में आने की कोशिश नहीं की थी। हालात और किस्मत ने उन्हें साथ ला खड़ा किया था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान झनक की माँ का हुआ, ना कि इस बोस परिवार का। ऋषि ने गरजते हुए कहा कि झनक की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले, तन्हाई में और अपमान सहकर बिता दी ताकि अनिरुद्ध अपनी सो कॉल्ड इज्जतदार दुनिया में अर्शी के साथ खुश रह सकें। उस त्याग को आप लोग कमजोरी या बेशर्मी का नाम नहीं दे सकते। ऋषि के मुंह से झनक की मां के लिए इतना सम्मान और दर्द देखकर झनक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई तो है जो ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी मां के अस्तित्व को भी समझता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिसके लिए उसने तलाक देने से मना कर दिया है, वो भरी महफिल में उसकी सौतेली बहन और उस औरत की तरफदारी कर रहा है जिसे उसकी मां अर्शी सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अदिति ने बीच में बोलने की कोशिश की। उसने ऋषि को याद दिलाने की कोशिश की कि ऋषि, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और ये लड़की हमारे बीच की वो दीवार है जिसे हटना ही होगा। लेकिन ऋषि ने अदिति की बात को बीच में ही काट दिया। उसने अदिति की तरफ देखा तक नहीं, उसका पूरा ध्यान अपनी दादी और मां को चुप कराने पर था। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि झनक इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी को झनक की मौजूदगी से दिक्कत है तो वो अपना रास्ता नाप सकता है। ऋषि का ये अल्टीमेटम दादी के अहंकार पर सीधी चोट थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर का चिराग, उनका लाडला ऋषि, एक बाहरी लड़की के लिए उन्हें घर छोड़ने की धमकी दे सकता है। माहौल तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब ऋषि ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी माँ से कहा, माँ, आपने बचपन से मुझे सच का साथ देना सिखाया था, तो आज जब मैं सच के साथ खड़ा हूं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सच आपके और अर्शी आंटी के झूठे ईगो को चोट पहुंचा रहा है। ऋषि ने अपनी पुलिस की वर्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं एक एसपी हूं, मेरा काम है नाइंसाफी को रोकना, और इस वक्त इस घर के अंदर झनक के साथ जो हो रहा है वो घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आता है। ऋषि ने अपने ही परिवार को कानून का डर दिखाकर चुप करा दिया। ये शो के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। ऋषि ने साफ कर दिया कि वो अब झनक को एक्स वाइफ की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और शायद अपने प्यार की तरह देख रहा है। उसने झनक के कंधे पर हाथ रखा और दादी से कहा, ये लड़की अनाथ नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और रही बात घर छोड़ने की, तो सुन लीजिए, अगर झनक इस घर से एक कदम भी बाहर निकालेगी तो ऋषि भी उसी वक्त इस घर की दहली लांघ जाएगा। ऋषि की इस धमकी ने अर्शी की बोलती बंद कर दी। अर्शी जानती है कि बोस परिवार की सारी साख और शान ऋषि के एसपी होने से भी जुड़ी है। अगर ऋषि घर छोड़कर चला गया तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये डर अर्शी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा।
लेकिन अदिति की आंखों में प्रतिशोध की आग और भड़क गई। उसे लगा कि झनक ने उस पर काला जादू कर दिया है। ऋषि ने झनक का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। ये जेस्चर बताने के लिए काफी था कि अब इस घर में सत्ता का केंद्र बदल चुका है। अब तक जो दादी और अर्शी के इशारों पर चलता था, अब वो ऋषि के फैसलों पर चलेगा। ऋषि ने वहां मौजूद नौकरों को आवाज लगाई और हुक्म दिया कि झनक का सामान वापस उसके कमरे में रखा जाए। ये आदेश सीधे सीधे दादी के आदेश का उल्लंघन था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शेर के मुंह में हाथ डाले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ऋषि के शांत होते ही अनिरुद्ध ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। शायद ऋषि की बातों ने अनिरुद्ध के अंदर सोए हुए पिता को जगा दिया था। अनिरुद्ध ने धीरे से सिर उठाया और अपनी माँ यानी दादी से कहा, माँ, ऋषि सही कह रहा है, बहुत हो गया। सालों पहले मैंने चुप रहकर गलती की थी, लेकिन आज मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। अनिरुद्ध का झनक के पक्ष में बोलना अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। अर्शी, जिसने पूरी जिंदगी अनिरुद्ध को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज उसे अपने ही पति के मुंह से अपनी सौतन की बेटी के लिए हमदर्दी सुननी पड़ रही थी। ये सब देखकर झनक हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि ने अचानक पूरे परिवार के समीकरण को कैसे बदल दिया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि कोने में खड़ी अदिति अब रो नहीं रही थी, बल्कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वो ऋषि के इस विद्रोह का बदला बहुत भयानक तरीके से लेने वाली है। ऋषि और अनिरुद्ध के इस बगावत के बाद ड्राइंग रूम में पसरा हुआ सन्नाटा किसी तूफान के गुजर जाने जैसा था। दादी और ऋषि की माँ, जो अब तक आग उगल रही थीं, अब अपने ही घर में बेगानी सी महसूस कर रही थीं। ऋषि ने एक पल भी वहां और रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने बेहद नरमी से झनक का हाथ थामा और उसे वहां से ले जाने लगा। ये पल देखने लायक था, क्योंकि एक तरफ पूरा परिवार नफरत की आग में जल रहा था और दूसरी तरफ ऋषि झनक को उस आग से बचाकर ले जा रहा था। ऋषि झनक को लेकर घर के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जो थोड़ी शांति वाला था, शायद अपने कमरे की बालकनी या गार्डन का वो कोना जहां वो अक्सर बात किया करते थे। वहां पहुंचते ही झनक का वो सब्र जो उसने सबके सामने बनाए रखा था, एकदम से टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपना हाथ ऋषि की पकड़ से छुड़ाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये रोना सिर्फ आज के अपमान का नहीं था, बल्कि उन तमाम जख्मों का था जो उसे बचपन से लेकर अब तक मिले थे। झनक ने सिसकते हुए ऋषि से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऋषि पर गुस्सा निकाला कि क्यों रोका मुझे, क्यों मेरा पक्ष लिया। मैं तो आदत डाल चुकी हूं अपमान सहने की। मेरी माँ ने भी सहा था, मैं भी सह लेती, लेकिन तुम्हारे इस कदम ने आज तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। झनक का ये डर जायज़ था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ऋषि अपने माँ और दादी से दूर हो जाए। वो खुद को मनहूस मान रही थी, जो हमेशा ऋषि की परेशानियों का कारण बनती है। लेकिन ऋषि का जवाब इस शो के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक बनने वाला है। ऋषि ने झनक के कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बेहद गहराई से उसकी आंखों में देखा। ऋषि ने कहा कि तुम्हें आदत होगी अपमान सहने की झनक, लेकिन मुझे आदत नहीं है अपनी जिम्मेदारी और अपने प्यार को जलील होते देखने की। ऋषि के मुंह से निकले इस एक शब्द प्यार ने झनक को चौंका दिया। हालांकि ऋषि ने ये शब्द बहुत दबे हुए स्वर में कहा था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। ऋषि ने झनक को समझाया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके और घरवालों के बीच की नहीं है, बल्कि ये सही और गलत की लड़ाई है। उसने झनक के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरी एक्स वाइफ बाद में हो, पहले वो इंसान हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। और रही बात परिवार की, तो जो परिवार किसी की मजबूरी का तमाशा बनाए, वो मेरा परिवार हो ही नहीं सकता। ऋषि और झनक के बीच का ये इमोशनल मोमेंट दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ ऋषि ने एक पुलिस वाले की सख्त छवि छोड़कर एक प्रेमी की नर्म छवि दिखाई। उसने झनक से वादा किया कि जब तक मामला शांत नहीं होता, वो उसके साथ साए की तरह रहेगा। उसने झनक को पानी पिलाया और उसे शांत किया, ये वादा करते हुए कि मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडियन टीवी में सब ठीक इतनी आसानी से नहीं होता, खास तौर पर तब जब विलन आपके बगल वाले कमरे में ही मौजूद हो। सीन शिफ्ट होता है बोस हाउस के ऊपर वाले कमरे में, जो अदिति और ऋषि का बेडरूम है। यहाँ का नज़ारा नीचे के नज़ारे से बिल्कुल अलग और भयानक था। अदिति, जो नीचे चुप खड़ा थी, कमरे में आते ही काली का रूप धारण कर चुकी थी। उसने कमरे में रखा वास, ऋषि की तस्वीरें और ड्रेसिंग टेबल का सामान उठाकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज़ें उसकी टूटी हुई उम्मीदों का शोर बयान कर रही थीं। अदिति अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखों का पानी सूख चुका था और उसकी जगह नफरत की लालिमा ने ले ली थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल कर रही थी कि मुझ में क्या कमी थी। मैं अनिरुद्ध बोस की जायज़ औलाद हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अमीर हूँ, फिर भी उस ऋषि ने उस 2 कौड़ी की झनक के लिए मुझे सबके सामने ठुकरा दिया। अदिति का ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ था। उसे ऋषि के प्यार से ज़्यादा इस बात का गम था कि वो झनक से हार गई।
तभी कमरे में अर्शी की एंट्री होती है। अर्शी, जो खुद नीचे हुए तमाशे से तिलमिलाई हुई थी, अपनी बेटी की हालत देखकर और भड़क गई। लेकिन अर्शी वो माँ नहीं है जो बेटी को समझाए या सही रास्ता दिखाए। वो माँ है जो आग में घी डालना जानती है। अर्शी ने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और उसे रोने या चीखने से मना किया। अर्शी ने एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग बोला जो आने वाले एपिसोड्स की दिशा तय करेगा। उसने कहा, आंसू कमजोरों का हथियार होते हैं अदिति, और बोस खानदान की बहू बेटियां कमजोर नहीं होती। अगर ऋषि ने युद्ध का ऐलान किया है तो हम भी उसे बताएंगे कि असली खिलाड़ी कौन है। अर्शी ने अपनी बेटी के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। उसने अदिति को समझाया कि तलाक देने से मना करना सिर्फ एक छोटी चाल थी। अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ऋषि मजबूर होकर झनक से नफरत करने लगे। अर्शी ने अदिति को एक नया प्लान सुझाया। उसने कहा कि ऋषि अभी अपनी पुलिसगिरी और सच्चाई के नशे में है। हमें उसका ये नशा उतारना होगा। हमें झनक को विक्टिम नहीं बल्कि विलन बनाना होगा। माँ बेटी के बीच ये जो साजिश रची जा रही थी वो बेहद खौफनाक थी। अर्शी ने इशारा किया कि उन्हें कानून का इस्तेमाल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि ने नीचे किया था। वे प्लान बनाते हैं कि कैसे झनक को ऋषि की नज़रों में गिराया जाए या फिर ऋषि की नौकरी पर आंच लाई जाए ताकि वो दबाव में आ जाए। अदिति ने अपने आंसू पोंछे और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, माँ, अब मैं वो अदिति बनूंगी जो ऋषि ने कभी सोची भी नहीं होगी। अगर ऋषि मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे झनक का भी नहीं होने दूंगी। अदिति का ये बदला हुआ रूप इस बात का संकेत है कि अब कहानी में इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक गहरा षड्यंत्र भी शुरू होने वाला है। नीचे ऋषि को लग रहा था कि उसने अपनी शेरनी वाली दहाड़ से सब कुछ चुप करा दिया है और अब सब ठीक हो जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस कमरे में वो सोता है उसी कमरे में उसकी पत्नी उसकी बर्बादी का नक्शा तैयार कर रही है। एपिसोड का अंत एक बहुत ही सस्पेंस भरे नोट पर होता है। रात हो चुकी है। झनक गेस्ट रूम में बैठी खिड़की से बाहर देख रही है। ऋषि लॉन में टहल रहा है और ऊपर बैल्कनी से अदिति उन दोनों को घूर रही है। अदिति के हाथ में उसका फ़ोन है और वो किसी को कॉल लगाती है, शायद किसी पुराने दुश्मन को या किसी वकील को। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसने अपने शिकार को फंसाने का जाल बुन लिया हो। ये खामोशी आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है जो बोस हाउस की बची कुची शांति को भी निगल जाएगा। अदिति की उस रहस्यमयी फ़ोन कॉल और उसकी आंखों में तैरती साजिश के साथ रात तो गुजर गई, लेकिन बोस हाउस में अगली सुबह जो हुआ उसने इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऋषि की उस एक धमकी ने कैसे विलन के खेमे में खलबली मचा दी है। रात के अंधेरे में अदिति ने जिसे फ़ोन मिलाया था उसका असर सुबह होते ही दिखने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ जब घर वाले सोकर उठे तो घर का नज़ारा सामान्य नहीं था। हमेशा की तरह अर्शी की चीख पुकार से दिन की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार मुद्दा झनक नहीं बल्कि अदिति थी। अदिति अपने कमरे से गायब है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस कमरे में रात को वो प्रतिशोध की आग में जल रही थी, अब वो कमरा खाली पड़ा है। पलंग पर एक कागज़ का टुकड़ा रखा है, एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर अर्शी ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। ये अदिति की एक सोची समझी चाल है। उस चिट्ठी में अदिति ने लिखा है कि वो ऋषि के धोखे और अपने पिता अनिरुद्ध की बेरुखी से तंग आकर अपनी जान देने जा रही है, और अगर उसे कुछ भी होता है तो उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऋषि और झनक होंगे। ये एक ऐसा दांव है जिसने एसपी ऋषि के हाथ पैर बांध दिए हैं। एक पुलिस वाला होने के नाते ऋषि जानता है कि सुसाइड नोट में नाम होना कितना गंभीर मामला बन सकता है, खासकर तब जब वो खुद कानून का रखवाला है। अर्शी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने चिट्ठी लहराते हुए अनिरुद्ध और ऋषि पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अर्शी ने चिल्लाकर कहा, देख लिया अपनी लाडली झनक की तरफदारी का नतीजा। आज मेरी बेटी ने घर छोड़ दिया, शायद वो अपनी जान दे देगी, और इसके जिम्मेदार तुम दोनों बाप बेटे हो। घर में कोहराम मच गया। दादी, जो कल रात ऋषि के तेवर देखकर चुप हो गई थी, उन्हें फिर से बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने झनक को कोसना शुरू कर दिया कि इस लड़की के कदम पड़ते ही घर की लक्ष्मी चली गई। झनक, जो खुद को इन सब का दोषी मान रही है, बुरी तरह घबरा गई है। उसे लगा था कि ऋषि के साथ होने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अदिति ने गायब होकर ऋषि के करियर और इज्जत दोनों पर हमला किया है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आएगा। ऋषि, जो एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है, वो अर्शी और अदिति के इस ड्रामे को भांप गया है। जहां घर वाले रो रहे हैं और पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं, वहीं ऋषि के चेहरे पर शिकन तो है पर डर नहीं। ऋषि जानता है कि अदिति इतनी कमज़ोर नहीं है कि जान दे दे। ये सब उसे ब्लैकमेल करने और झनक को पुलिस केस में फंसाने का नाटक है। ऋषि ने चिट्ठी को गौर से देखा और वहां खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अगर ये अदिति का नाटक निकला तो उसे वापस इस घर में घुसने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऋषि ने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन लगाया, लेकिन अदिति को खोजने के लिए नहीं बल्कि उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। ऋषि ने झनक का हाथ फिर से थामा और उसे भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ एक चाल है तुम्हें डराने की, और मैं इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा।
आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक जबरदस्त चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिलेगा। एक तरफ अदिति है जो घर से बाहर रहकर मीडिया और वकीलों का इस्तेमाल करके ऋषि पर घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दबाव बनाएगी ताकि ऋषि की वर्दी उतर जाए, और दूसरी तरफ ऋषि है जो अब पति नहीं बल्कि एक एसपी की तरह अपनी ही पत्नी के खिलाफ सबूत ढूंढेगा। सवाल यह है कि क्या ऋषि साबित कर पाएगा कि यह सब एक नाटक है, या फिर अर्शी की चाल कामयाब हो जाएगी और झनक को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अनिरुद्ध का रोल भी अब बहुत अहम होने वाला है। क्या वो अपनी गायब बेटी को ढूंढेगा या अपनी मौजूद बेटी झनक की ढाल बनेगा? दोस्तों, झनक का ये सफर अब इमोशन से निकलकर थ्रिलर बन चुका है। ऋषि और झनक के प्यार की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या अदिति का ये गायब होना ऋषि को झुका पाएगा, या ऋषि अपनी सिंघम वाली स्टाइल में अदिति को बेनकाब करके घसीटते हुए वापस लाएगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। इस महासंग्राम की हर एक अपडेट, हर एक ट्विस्ट और हर एक गॉसिप सबसे पहले आपको मिलेगी यहीं आपके अपने चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस पर। तो अगर आप भी ऋषि और झनक के सपोर्ट में हैं और अदिति की चालों का पर्दाफाश होते देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, अदिति कहाँ छिपी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।